भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। रूस यूक्रेन जंग अब बहुत बड़ी होने जा रही है और खबर यह है कि रूस किसी भी वक्त पोलैंड पर हमला कर सकता है और पोलैंड ने भी अपने सभी फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है। और खबर यह भी है कि पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक हथियार बेलारूस पहुंचा दिए हैं। पोलैंड बॉर्डर के पास बेलारूस ने मिसाइल गोदाम बनाना शुरू कर दिया है और इन गोदामों में पुतिन की वो मिसाइल भी रखी जा रही है जो नेटो के 4 देशों पर महज 10 मिनट के भीतर हमले को तैयार होंगी। पुतिन की सेना ने 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है। पहला वीडियो ये है टुपोलेव 22, रूस का सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर। ये विमान टेक ऑफ करता है और फिर हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस विमान के कमांडर को ऑर्डर मिलता है। फौरन वो बटन दबाता है और टुपोलेव 22 की बेली में बॉम्बिंग बे खुल जाता है। उसमें से निकलता है सैकड़ों पाउंड का बम। मिशन कामयाब कहा जाता है। यह है दूसरा वीडियो। इस वीडियो में पुतिन निकालते हैं अपना सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के जंगी जहाजों के चीथड़े उड़ा सकता है। यह है बैस्टियन कोस्टल डिफेंस सिस्टम। काला सागर के आसपास नेटो को वार्निंग देने के लिए बैस्टियन मिसाइल फायर करने की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर एक नहीं, दो नहीं, कई लॉन्चरों से मिसाइल फायर की जाती है। हर एंगल से देखिए, ये मिसाइल कई बार यूक्रेन पर हमला कर चुकी है। इस मिसाइल की रेंज है 300 किलोमीटर, यानी रूस के तट के आसपास दुश्मन का जहाज 300 किलोमीटर के दायरे में आया तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम रूस का सबसे बेहतरीन कोस्टल डिफेंस सिस्टम और पुतिन ने इस मिसाइल सिस्टम को रूस के हर समुद्री तट पर तैनात किया हुआ है। रूस और बेलारूस का ज़ापड युद्धाभ्यास नेटो को एड़ी से कुचलने की तैयारी कहा जा रहा है। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर टैंकों की हरकत ने पूरे नेटो को डरा दिया है। क्या यूक्रेन के बाद पोलैंड का नंबर आने वाला है? पुतिन की फायर पावर का ट्रेलर देखकर लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक कोहराम मचा हुआ है। रूस के परमाणु बमवर्षक बता रहे हैं कि पुतिन का इरादा क्या है। आक्रामक रूस ने खुद को बचाने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। 2022 में ज़ापद युद्धाभ्यास के जरिए पुतिन अपनी फौज को यूक्रेन के बॉर्डर पर ले आए थे। इस युद्धाभ्यास के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। अब पोलैंड के बॉर्डर पर इस युद्धाभ्यास ने नेटो के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर सेना की हर गतिविधियों को नेटो बहुत करीब से देख रहा है। लेकिन एक खबर है जिसने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के होश उड़ा दिए हैं। इस युद्धाभ्यास को लेकर नेटो को डराने वाली बड़ी खबर पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भेजी है। बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर पर बड़ा खेल कर दिया है। पोलैंड से लगी सीमा से 250 किलोमीटर दूर बेलारूस ने सीक्रेट मिलिट्री अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बेलारूस में ये अड्डे अंडरग्राउंड बनाए गए हैं और इस जगह को रूस का मिसाइल गोदाम बनाया जा रहा है ताकि उसमें बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों को रखा जा सके। मतलब साफ है कि बेलारूस में रूस की परमाणु मिसाइलों का लॉन्च पैड तैयार हो रहा है। सबसे डराने वाली खबर इससे भी आगे की है। एक सैटेलाइट इमेज में दावा किया जा रहा है कि पुतिन की मिसाइलों का एक बड़ा अड्डा बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से 60 किलोमीटर दूर है। ये जगह पोलैंड बॉर्डर से 245 किलोमीटर दूर है और ये वो अड्डा है जहां पर सोवियत संघ के दौर में परमाणु हथियार रखे जाते थे।
रूस और बेलारूस या कहें कि पुतिन और लुकाशेंको दोनों की दोस्ती नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा मानी जाती है। लुकाशेंको कहते आए हैं कि वो पुतिन के सबसे मजबूत साथी हैं और पुतिन भी बेलारूस की वफादारी के कायल हैं। Мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ, и готовы отреагировать на любые провокации, которые возникнут в ходе проведения учения «Запад-2025». इसलिए पुतिन बेलारूस में अपना मिसाइल गोदाम बनाने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसा गोदाम जहां पुतिन की परमाणु मिसाइल भी रखी जाएंगी। वैसे इसकी तैयारी पिछले 2 सालों से चलती आ रही है। इसका बड़ा मैसेज क्या है वो समझिए। बेलारूस में मिसाइल तैनात करने से यूक्रेन के साथ 4 और देशों पर परमाणु हमले का खतरा सताने लगा है। इसमें लातविया और लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और सबसे बड़ा डर पोलैंड को भी है। इन सभी देशों तक इस्कंदर जैसी छोटी दूरी के मिसाइल से हमला किया जा सकता है। यानी पुतिन ने बेलारूस में मिसाइल ट्रांसफर करके अपने कई दुश्मनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। बेलारूस में तैनात की जाने वाली रशियन मिसाइलों में बड़ा नाम ओरेश्निक का आ रहा है। ओरेश्निक एक गैर परमाणु मिसाइल है, लेकिन पुतिन की गेम चेंजर मिसाइल कही जाती है। ओरेश्निक वो मिसाइल है जिससे पुतिन पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह करने की ताकत रखते हैं। इस मिसाइल को लेकर कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि 4000 डिग्री में यूक्रेन को जलाने के लिए एक बार फिर तैयार हो चुका है रूस और बेलारूस के रास्ते यूरोप की बारी भी आ सकती है। पुतिन की 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है। यही वजह है कि 4000 डिग्री में नेटो को जलाने का बहुत बड़ा मिशन लॉन्च हो सकता है। पुतिन की बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है। इसके हमले के बाद ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ओरेश्निक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी थी, तब इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक डिप्रो शहर पर फटे। पुतिन बार-बार बता रहे हैं कि अब यूरोप की खैर नहीं। Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем орешник. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. यूक्रेन की फौज को घेरने वाले पुतिन अब पूरे यूरोप को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। यही वजह है कि नेटो ये मानकर चल रहा है कि पुतिन ने अपने परमाणु बम बेलारूस में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। पुतिन अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 3 रास्तों के जरिए बेलारूस पहुंचा रहे हैं। पहला है हवाई रूट, यानी ट्रांसपोर्ट जेट के जरिए ये बम बेलारूस पहुंचाए जा सकते हैं। दूसरा रूट रेलवे का है, यानी ट्रैक के जरिए पुतिन अपना बम बेलारूस में रख सकते हैं। और तीसरा रास्ता सड़क के जरिए, यानी बड़े सुरक्षित ट्रक में रखकर ये बम बेलारूस पहुंचाए जा सकते हैं। अब पोलैंड को लेकर नेटो का डर समझिए, क्योंकि फ्रांस ने अपने 3 राफाल फाइटर जेट पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। इन विमानों के जरिए पोलैंड के एयर स्पेस को बचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि फिर रूस की तरफ से कोई ड्रोन नेटो की सरहद में ना घुस पाए। फ्रांस की एक बड़ी टीम एयरबेस 400 विमान और राफाल विमानों के साथ पोलैंड पहुंची है। इस टीम को बताया गया है कि पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं और उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। राफाल एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन रूस की सेना ने बेलारूस बॉर्डर पर अपनी गतिविधियां इतनी बढ़ा दी है कि नेटो का हर हथियार फेल साबित होगा। इस बात का खौफ फ्रांस तक में फैला हुआ है। इसमें कोई शक नहीं, बेलारूस में परमाणु मिसाइल तैनात होगी तो समझ लीजिए कि फैसला पुतिन करेंगे, लेकिन मिसाइल लॉन्च करने का बटन बेलारूस दबाएगा। एक तरह से पुतिन ने अपने मिसाइल लॉन्च पैड का बंटवारा कर दिया है और उन्होंने बेलारूस को भी एक तरह से मिसाइल लॉन्च करने में बराबर का पार्टनर बना लिया है। पुतिन के इस फैसले से यूरोप में बहुत ज्यादा दहशत है।
क्योंकि ऑरेस्टिक जैसी मिसाइल अगर बेलारूस से फायर की जाती है तो इसके जवाब में नेटो क्या करेगा, क्योंकि मिसाइल पुतिन की होगी और उसका लॉन्च पैड बेलारूस बनेगा। तकनीकी तौर पर यह हमला रूस से नहीं होगा और ऐसे में नेटो रूस पर जवाबी हमला नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन को दिए जाने वाले लंबी दूरी के हथियार अब रूस में कहर मचा रहे हैं, तो पुतिन नेटो पर जवाबी हमला करने से अब तक बचते रहे हैं। लेकिन पुतिन के बेलारूस में मिसाइल गोदाम बनाने वाले फैसले ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के खेल को पूरी तरह से पलट दिया है। उत्तरी पोलैंड में उस जगह चलिए जहां रूस का बॉर्डर सिर्फ 6 किलोमीटर है। ये जगह रूस के कालिनिनग्राद के पास है, जो बाल्टिक सागर से लगा रूस का ही एक इलाका है। यहाँ पर पुतिन को रोकने के लिए पोलैंड की सेना उन लोगों को ट्रेनिंग दे रही है जो आम नागरिक हैं। कोई किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है तो कोई किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। ये है एक कंपनी में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर एंजिस्का, जो रूस से मुकाबले के लिए ट्रेंच खोद रही है। 36 वर्ष की एंजिस्का जैसे पोलैंड में हजारों वॉलंटियर मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। W moim marzeniu zawsze było wstąpić do wojska, ale jakoś jak byłam młodsza, bo ja tutaj już jestem troszeczkę starsza niż wszyscy uczestnicy, no to jakoś tak miałam może trochę strach, a potem przyszło małżeństwo, dzieci. पोलैंड ने अपना रक्षा बजट 5% कर दिया है। नए हथियार खरीदे जा रहे हैं और आम लोगों को फौज की ट्रेनिंग दी जा रही है। पोलैंड बता रहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि यूक्रेन के बाद उसे अपना नंबर साफ नजर आ रहा है। पोलैंड में 2022 में 16,000 आम लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। 2025 में ये तादाद 40,000 पार कर सकती है। इससे अंदाजा लगाइए कि रूस से लड़ने के लिए पोलैंड किस लेवल पर तैयारी कर रहा है। Natomiast samo założenie, że Polska samodzielnie jest w stanie się obronić, tak, jest to możliwe, bo widzimy przykład Ukrainy. Na pewno, tak jak powiedziałem, przy wsparciu sojuszniczym NATO konflikt prawdopodobnie byłby krótszy, NATO lub Stanów Zjednoczonych, bo to też trzeba rozgraniczyć. यकीन करना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हमास के एक दो नहीं बल्कि तीन कट्टर दुश्मन सामने होंगे। इजराइल और अमेरिका तो पहले से ही हमास का सफाया करने पर तुले, लेकिन अब हमास का कभी दोस्त रहा कतर भी हमास के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कतर भी अब हमास के अड़ियल रुख से बहुत ज्यादा नाराज है। उधर नेतन्याहू ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि इजराइल हर हाल में गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करेगा। बहुत बड़ा खुलासा, गाजा में मारे 2 लाख फिलिस्तीनी। $700 से ज्यादा दिन से इजरायली सेना गाजा में हमास के सफाई के साथ साथ फिलिस्तीनियों से गाजा खाली कराने की कोशिश में जुटी हुई है। हम आपको गाजा से जुड़ी 3 ऐसी ताजा खबरें दिखा रहे हैं जो साबित कर रही है कि गाजा फिलिस्तीनियों और हमास के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। अब आप पहली खबर जान लीजिए। सिर्फ 18 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने एक ही हवाई हमले में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनी मार दिए हैं। जबकि दूसरी खबर यह है कि इजरायली सेना के पूर्व चीफ हर्जी हलेवी ने दावा किया है कि 708 दिन की जंग में गाजा युद्ध में 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे या फिर घायल हुए हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का गाजा पर एक सीक्रेट प्लान का दस्तावेज लीक हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मिले हुए हैं और यही वजह है कि इजराइल ने 72 घंटे के अंदर कतर, यमन समेत 6 मुस्लिम देशों पर भयंकर हमले कर डाले। फिर शुरुआत करते हैं गाजा में इजराइल के ताजा भीषण हमलों से, जिसने कोहराम मचाकर रख दिया है।
गाजा में हो रहे इन भयानक हमलों को देखिए। रफाल क्रॉसिंग, खान यूनुस, गाजा सिटी जैसे इलाकों पर इजरायली मिसाइल और हवाई हमलों ने गाजा के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। धमाकों में उड़ती इमारतें, जलता हुआ मलबा और बदहवास भागते फिलिस्तीनी अब जंग के ऐसे दौर में घिर गए हैं जहां उनके बचने का एक ही रास्ता बचा है। जान बचानी है तो गाजा से भागो। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि जब तक गाजा पर इजराइल का पूरा कब्जा नहीं हो जाएगा तब तक इजरायली सेना इसी तरह से गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों पर हमले करती रहेगी। नेतन्याहू ने लगभग 48 घंटे पहले गाजा में फिलिस्तीनियों को चेतावनी देते हुए दो टूक कहा था कि गाजा के वो इलाके पूरी तरह से खाली कर दो जहां पर इजराइल कब्जा करने जा रहा है। नेतन्याहू के इस आदेश के बाद से इजरायली सेना ने जिस तरह से मिसाइल और फाइटर जेट से हमले किए हैं, गाजा सिटी वो शहर है जिस पर इजरायली सेना 23 महीने के हमलों के बाद भी कब्जा नहीं कर पाई है। इसके सब सिटी को इजरायली सेना ने खाली करा लिया है, लेकिन घनी आबादी वाले शहर में जमीनी कार्रवाई तेज नहीं हो पा रही है। ऐसे में इजरायली सेना फिलहाल शहर की ऊंची इमारतों को हवाई हमलों से ध्वस्त कर रही है, जिससे वहां से हमास के निशानेबाज हमले न कर पाए और न ही इजरायली सेना की गतिविधियों को देखा जा सके। इजरायली सेना ने हाल के दिनों में ऐसे 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच गाजा पट्टी में तैनात इजराइल के रिजर्व सैनिकों ने ठिकाने छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो गाजा को कब्जे में लेकर यहीं पर रहेंगे। इजरायली सेना ने पूरे गाजा में कोहराम मचा दिया है। जरा देखिए इजराइल के ताजा हमलों से गाजा को कितना घातक नुकसान हुआ है। गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 65 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में से 14 एक ही परिवार के थे। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। अल जजीरा ने चिकित्सा सूत्रों के हवाले से बताया कि 48 मौतें गाजा सिटी और उसके उत्तरी हिस्सों में दर्ज हो गई। 12 सितंबर को मारे गए लोगों में एक ही परिवार के 14 सदस्य शामिल थे। गाजा सिटी के अत्वाम इलाके में स्थित उनके घर पर इस्राएली मिसाइलों में उनकी मौत हो गई। शेख रदवान मोहल्ले में एक घर पर हमला हुआ जिसमें एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 बच्चे और उनकी मां शामिल थी। शहर के कई ऊंचे भवनों को नष्ट कर दिया गया है। इजराइल का दावा है कि इन इमारतों में हमास की निगरानी प्रणाली लगी हुई थी। धुएं के बादल और तबाही की तस्वीरों ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। فجأة قالوا بدنا نقصف ضيعونا الناس في الشوارع عيط وين تروح الناس تفضل وين الناس تروح معي يا عمي احنا عزل مالناش دعوة يا عمي بحدا احنا عزل مدنيين معي غزة كلها فيش امان في كل غزة فيش امان في الجنوب بتفكر في امان ما هي بضربوا في خان يونس بضربوا في الدير وروحوا على الجنوب مش عارفين كيف ندبر حالنا ولا كيف نطلع ولا كيف ننزل قاعدين بنموت. يا ريت يرمي علينا النووي يرمي علينا كيماوي تريحنا كلنا نتريحنا هذا يا ريت نتريح كلنا احنا واصحابنا نتريح هيك موتة واحدة من رحمة ربنا هيك تجينا موتة واحدة يا الله بحلها من عنده يعمل هيك معجزة ويحلها من عنده. अब हमास के 3 दुश्मन इजराइल, अमेरिका, कतर। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का कोहराम मचा हुआ है। रोटी के लाले पड़े हुए हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए फिलिस्तीनी तरस रहे हैं। इधर इजरायली सेना ने 72 घंटे के अंदर 6 मुस्लिम देशों कतर, यमन, सीरिया, गाजा, ट्यूनीशिया, लेबनान पर हमला करके साबित कर दिया है कि इजराइल कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है। अब तो कुछ खुफिया सूत्रों से ये भी दावा किया जाने लगा है कि कतर में जिस तरह से हमास के टॉप लीडर पर इजराइल ने हमला किया है उसमें कहीं ना कहीं कतर भी इजराइल के साथ शामिल था। दावा किया जा रहा है कि हमास अब कतर के लिए भी भस्मासुर बनता जा रहा है और इसीलिए इजराइल ने कतर से संकेत मिलने के बाद कतर की राजधानी दोहा में 9 सितंबर को हमास नेताओं पर हमला कर दिया। सूत्रों का मानना है कि इस हमले के बारे में अमेरिका और कतर दोनों को पहले से ही पता था, लेकिन इन दोनों देशों ने इजरायली हमले को रोकने के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई। सूत्रों का मानना है कि हमास कतर के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है
और हमास के नेताओं की मेजबानी से ऊब गया है। कतर ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्यस्थ के रूप में बड़ी भूमिका निभाई। युद्ध के 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद यानी जनवरी 2025 में कतर के वार्ताकारों ने एक अस्थायी युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने में मदद की। इसी समझौते के तहत हमास के कुछ इजरायली बंधकों को रिहा भी किया था। हालांकि अब ये बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि हमास अमेरिका के प्रस्तावित और इजराइल समर्थित शांति समझौते को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कतर ने इस हमले के जरिए हमास का ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम सिर्फ मध्यस्थी नहीं है बल्कि गाजा में हमास लड़ा के उसी के रहमो करम पर जिंदा है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल का यह हमला कतर की मंजूरी के बाद किया गया था। אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית, ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. המקום הזה הוא שלנו. אנחנו נדאג גם למורשתנו, גם לארצנו וגם לביטחוננו. मारे 2 लाख फिलिस्तीनी, भाग गए 2.5 लाख। हम आपको बता दें, गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी, 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी है और इसका कुल क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 365 वर्ग किलोमीटर भूमि पर लगभग 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। गाजा में फिलिस्तीनियों की बहुसंख्यक आबादी है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 64,718 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,63,859 से ज्यादा लोग घायल हैं। हजारों लापता लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। लेकिन अब इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख ने गाजा में मौतों के आंकड़ों पर ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गाजा युद्ध के लगभग 2 साल पूरे होने से पहले इजराइल के पूर्व प्रमुख हर्जी हलेवी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। दक्षिणी इजराइल के एक कार्यक्रम में हलेवी ने बताया कि इस जंग में अब तक 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है या वे घायल हुए हैं। हलेवी ने साफ कहा कि गाजा की 22 लाख आबादी में से 10% से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इस संघर्ष की चपेट में आए हैं। यह आंकड़ा गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से काफी मेल खाता है। वही मंत्रालय जिसे इजरायली अधिकारी अक्सर हमास का प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करते रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियां इन आंकड़ों को भरोसेमंद मानती है। गाजा युद्ध के लगभग 2 साल पूरे होने से पहले इजराइल की सेना IDF के पूर्व प्रमुख हर्जी हलेवी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है।